अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कोर्स है और हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। इससे पहले बच्चों हमने देखा था कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और सपोज़ पॉइंट चार्ज Q और पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है और ये जो P पॉइंट है ये किसी डिस्टेंस R के ऊपर है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब हमने पॉइंट चार्ज की बजाय लेना है एक रिंग, और रिंग जो है ये हमारे पास है सर्कुलर रिंग, और इस सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है वो हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल R है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो चार्ज हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सपोज कर लेते हैं कि जो रिंग है ये x और y प्लेन में है, एक x एक्सिस और उसके बाद y एक्सिस। रिंग को हमने x और y प्लेन में रखा है। रिंग के सेंटर से एक लाइन पास करवा दें, ये आपके पास आ गया z एक्सिस। तो इस सेंट्रल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स सपोज ये आपका कोई पॉइंट P, इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक हम काम ये करेंगे कि जिस तरीके से हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, तो यहाँ पे भी हम, चूँकि हमें यहाँ पे गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से हम स्मॉल एलिमेंट बनाएंगे। ये जो स्मॉल एलिमेंट है इनका मैग्नीट्यूड या इनका साइज़ इस तरह का होगा कि ये इस पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेंगे। तो पहला स्टेप जो है वो हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट बनाते हैं, और ये जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वैल्यू है ds, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है dq चार्ज, और ये जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी ये इनवर्ड होगी। तो पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज dq की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये जो डायरेक्शन बनेगी ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड dE सेंटर से लेके इस P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है z, और चार्ज से लेके P पॉइंट का डिस्टेंस है ये आपके पास आ गया स्मॉल r, और ये जो आपके पास DE लाइन है ये z एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। तो एक चार्ज नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगी हमेशा हम यूज़ करेंगे चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारे पास तीन तरह की होती है। एक होती है लाइन चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हम चूँकि एक लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं, लेंथ की फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं, और ये लेंथ है ds। इस ds लेंथ के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है और वो चार्ज है dq। तो हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। Let plus Q charges are uniformly distributed on a ring of radius capital R placed in XY plane।
take a small element ds having charge dq on ring. Let line charge density of ds is lambda equal to dq डिवाइडेड बाय ds। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है ये क्या होती है, लीनियर और लाइन चार्ज डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज जो है वो हमारे पास dq है और लेंथ जो है वो है ds। तो यहाँ से हम dq चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे, dq इक्वल टू लेमडा इंटू ds, इक्वेशन नंबर 1। अब इस ds लेंथ एलिमेंट पे जो चार्ज है इसकी वजह से इस p पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। टेक ए पॉइंट p on z-axis which is at distance z from center of ring and at distance r from dq, या dq की जगह लिख लें r from लेंथ एलिमेंट ds। तो इस लेंथ एलिमेंट से ये किसी r डिस्टेंस के ऊपर है और ये हमारा r डिस्टेंस आ गया और सेंटर से इस p पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपके पास है z। और ये जो DE है ये z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। अगर आप ये कंसिडर कर लें कि आपका जो P पॉइंट है ये ओरिजिन पे है और एक वेक्टर है आपके पास DE, z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। नाउ as electric field lines DE makes an angle theta with central axis, और सेंट्रल एक्सिस कौन सा है, z एक्सिस। तो z एक्सिस के साथ जो है DE लाइन जो है ये एंगल बना रही है थीटा। Now parallel component of DE is DE cos theta and perpendicular component is DE sin theta। इसके लिए आप देखो ये जो आपके पास सेंट्रल एक्सिस z है, इस z एक्सिस की डायरेक्शन में
जो डी ई का कंपोनेंट आएगा इसको हम बोलेंगे पैरेलल कंपोनेंट। तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट बनेगा वो बन जाएगा डी ई कॉस थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है इसको मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ और ये बन जाएगा डी ई और साइन थीटा। तो अगर आप देखो ये डी ई को अगर हम इसके पार्ट्स में रिजॉल्व करें, ये जो डी ई है अगर हम इसको इसके पार्ट्स में रिजॉल्व करें तो थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट बनेगा ये बनेगा बेस और थीटा के सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो बेस को अगर आपने सॉल्व करना है तो बेस कैलकुलेट करने के लिए cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास आ जाएगा डी ई। तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये पार्ट आ जाएगा डी ई cos थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे साइन थीटा। और साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है ना वो आपके पास कैलकुलेट करनी है आपने, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज डी ई। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो डी ई साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर पार्ट आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी डी ई साइन थीटा। Now take an other element. Now take an other element of length ds having charge dq opposite to first element। तो ये जो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया है इस फर्स्ट एलिमेंट के एग्जैक्टली अपोजिट आपने एक और एलिमेंट बना लेना है। ये जो एलिमेंट है ये आपके पास है ds और इसके ऊपर चार्ज हैं dq। दिस न्यू एलिमेंट हैव डिस्टेंस r at point P and electric field due to this element makes an angle theta with central एक्सिस। अब क्या होगा जी, ये जो आपके पास ds एलिमेंट है इस ds एलिमेंट का इस P पॉइंट पे जो डिस्टेंस बनेगा इसको हमने नाम दिया है r, क्योंकि ये सिमेट्री बनानी है। जितनी लेंथ इधर उतनी लेंथ इधर, जितना डिस्टेंस सेंटर से लेफ्ट साइड पे उतना ही सेंटर से राइट साइड पे। तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी आउटवर्ड। तो इसको आप नाम दे दें डी ई। एक डी इस तरफ जाएगा इस एलिमेंट की वजह से, एक डी इस तरफ दूसरे एलिमेंट की वजह से। एंगल सेंट्रल एक्सिस के साथ कितना बन गया, थीटा। अगर आप देखो ये एंगल थीटा है तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट एंगल ये थीटा। यहाँ पे एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल जो है ये कितना बनेगा, ये भी थीटा बनेगा।
अब DE ये जो न्यू एलिमेंट हमने बनाया है, इस एलिमेंट को भी आप इसके पार्ट्स में रिजॉल्व कर लें। तो DE के हेड से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो एक पार्ट जो है वो हमें मिलेगा थीटा की डायरेक्शन में। तो ये जो आपके पास न्यू कंपोनेंट आया और उसके बाद इसके ऊपर ये जो परपेंडिकुलर पार्ट बन रहा है, इनकी अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब आप देखो लेफ़्ट साइड पे जो डायग्राम बनेगी, अब ये जो मैंने राइट साइड पे डायग्राम बनाई है एग्जैक्टली अब इसको सॉल्व करना है आपने लेफ़्ट साइड पे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा P पॉइंट है। इस P पॉइंट के ऊपर इस P पॉइंट को अगर आप ओरिजिन कर लें, इसके अप साइड पे जो लाइन जा रही है वो Z एक्सिस है। एक वैल्यू आपके पास आ गई DE और एक वैल्यू इधर आ गई DE। तो एक वैल्यू DE इस साइड पे है, एक वैल्यू इस साइड पे है। ये एंगल बना थीटा, तो ये एंगल बनेगा थीटा। तो DE को अगर आप उसके पार्ट्स में रिजॉल्व करो, एक परपेंडिकुलर पार्ट आएगा, यहाँ से अगर आप रिजॉल्व करो तो एक आपके पास इस साइड पे परपेंडिकुलर पार्ट आए, सॉरी हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ये आपके पास हॉरिजेंटल या आप कह लो पैरेलल टू Z एक्सिस, और उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर पार्ट आ रहे हैं जो कि एक राइट की तरफ है एक लेफ़्ट की तरफ है। ये अगर DE साइन थीटा है तो इसको अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी बनेगी DE साइन थीटा। और ये जो आपके पास सेंट्रल एक्सिस की तरफ पार्ट जा रहा है इसकी वैल्यू बनेगी DE और कॉस थीटा। और पहले वाला एलिमेंट जो इस तरफ जा रहा है इसकी वैल्यू बनेगी DE इंटू कॉस थीटा। तो दो आपके पास DE कॉस थीटा बन जाएंगे। अब आप देखो यहाँ से इस P पॉइंट के राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे जो पार्ट होगा ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है। तो नेट कंट्रीब्यूशन जो है जो परपेंडिकुलर की होगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जो पैरेलल पार्ट आ रहा है और पैरेलल पार्ट किधर अलोंग Z एक्सिस, तो ये जो दो पैरेलल पार्ट आ रहे हैं ये आपको नेट कंट्रीब्यूशन जो है वो बना के देंगे। तो हम पहुंच गए थे जी सेकंड एलिमेंट की थ्योरी पे। तो हमने एक न्यू एलिमेंट लिया था किसी डिस्टेंस r के ऊपर। न्यू एलिमेंट का जो डिस्टेंस था पॉइंट P से वो कैपिटल स्मॉल r था। कैपिटल R तो रेडियस ऑफ रिंग है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किसी एंगल थीटा पे आ रही हैं Z एक्सिस के ऊपर। Now the horizontal or parallel component of DE of new element is DE cos theta and perpendicular components of DE is DE sin theta. So from figure all the perpendicular components all the perpendicular components
will cancel each other's effect and net contribution of electric field is only due to parallel components। तो नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगी? पैरेलल कंपोनेंट्स की वजह से। और ये जो पैरेलल कंपोनेंट जा रहा है ये किधर जा रहा है? ये अलोंग जेड एक्सिस जा रहा है। दैट इज DEZ इक्वल टू DE cos थीटा। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे आपने वेक्टर डाल देना, इधर आपने के यूनिट वेक्टर डाल देना है। तो ये हमारे पास बच्चों फार्मूला होगा जिसको हमने सॉल्व करना है। क्या आ रहा है जी? ये वाला जो पार्ट DE जा रहा है, इस DE ने क्या हमें देना है? इस DE ने हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बना के देनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए इसको मैं क्या देता हूँ, इक्वेशन नंबर A का नाम दे दें। अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक तो DE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक हमें cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपके पास यहाँ पे चाहे आप ये वाला पार्ट ले लो चाहे आप ये वाला पार्ट ले लो, किसी भी एक पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो now magnitude of electric field at point P इस P पॉइंट पे अगर आप DQ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो इसका फार्मूला होगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है? DQ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? DE आ जाएगी। तो ये जो DE इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इससे पहले जो हमने इक्वेशन निकाली थी उसमें हमने लैम्डा इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाय DS को यूज़ करके हमने चार्ज की वैल्यू निकाल ली थी। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, इसको आपने यहाँ पे पुट कर देना। पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो DE की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद DQ की जगह पे लैम्डा DS डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। तो इक्वेशन नंबर 3 को मैंने इक्वेशन नंबर A में पुट करना है। साथ में मुझे cos थीटा भी चाहिए। तो नाउ फ्रॉम फिगर using ट्राइंगल, फिगर से आप ट्राइंगल निकालो। ट्राइंगल आपके पास आ गई जी। अब देखिए O to P वैल्यू जो है वो आपके पास है Z और यहाँ पे एंगल थीटा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा बन गया।
4 से लेके पी पॉइंट का डिस्टेंस r है और सेंटर से लेके लेंथ एलिमेंट तक का डिस्टेंस या सर्कल के का जो रेडियस बनेगा वो आपके पास कैपिटल R है। तो यहाँ से आपने cos थीटा कैलकुलेट कर लेना है। नाउ cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस जो है वो आपके पास है z डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज r, और इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। तो यहाँ पे मैं cos थीटा पुट कर लूँगा। तो 3 और 4 को मैंने पुट कर लेना है इक्वेशन नंबर ए में। हाँ बेटा, मुझे साथ में ना एक बात और चाहिए, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस डायरेक्शन में, सेंट्रल एक्सिस की डायरेक्शन में कैलकुलेट करनी है। तो अगर मुझे सेंट्रल एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो फिर मुझे सेंट्रल डिस्टेंस भी चाहिए, ओरिजिन से इस पी या सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस z, लेकिन मेरे पास तो डिस्टेंस r आ रहा है, ये r, इस r को मैंने इस z की फॉर्म में निकालना है। तो r को z की फॉर्म में बनाने के लिए मुझे काम ये करना पड़ेगा, मुझे इस ट्रायंगल को यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है z की फॉर्म में डिस्टेंस, और ये मैं यूज़ करूँगा पैथागोरस थ्योरम से, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरियन और पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस डायग्राम में हाइपोटेन्यूज क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो है r, ये आपके पास r, उसके बाद बेस z, तो इक्वल टू z स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा r स्क्वायर। तो इस r स्क्वायर को मैंने पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 3 में, ये मुझे चाहिए होगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर कह देता हूँ 5। और अगर मैं यहाँ से r बनाऊँ तो r बनाने के लिए मुझे बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, तो r की वैल्यू आ जाएगी r इक्वल टू स्क्वायर रूट z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। तो ये इक्वेशंस हैं जो कि मैंने यूज़ करनी है। ए इक्वेशन जो है वो मेरे पास मेन इक्वेशन है। तो इसके बाद आप इधर आ जाएं। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 3 and 4 इन इक्वेशन नंबर ए। ये जो मेरे पास इक्वेशन है, तो वैल्यू आ जाएगी DEC इक्वल टू DE की जगह वैल्यू पुट कर लें, तो DE की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे पुट कर लेनी है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DS डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू कॉस थीटा जो है इसकी वैल्यू हमने बनाई थी Z डिवाइडेड बाय R इनटू K यूनिट वेक्टर। तो R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R, ये बन जाएगा R क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग Z एक्सिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DS डिवाइडेड बाय R पावर 3, उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय Z और साथ में K यूनिट वेक्टर। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 7। तो अब बच्चों ये जो है हमारे पास मेन पार्ट निकल के आ गया। इसमें अब मुझे बस R की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो ये पुट इक्वेशन नंबर 6 एंड इन 7, उसके बाद बस मैंने इंटीग्रेट करना होगा। पुट
इक्वेशन नंबर 6, in equation number 7, dE equal to 1 over 4 pi epsilon naught lambda ds divided by r की वैल्यू z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, और ये आपके पास होल पावर है। इस होल पावर को मैं लिख लेता हूँ 1/2, और इसके बाहर जो पावर है वो है पावर 3। मैंने बस ये r की वैल्यू पुट की है, और r की वैल्यू स्क्वायर लिखने की बजाय मैंने 1/2 लिख दिया, और इनटू यहाँ पे z भी आएगा और साथ में k यूनिट वेक्टर। k यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि ये जो हमने रिंग रखी है ना, ये आपके पास चूँकि x और y प्लेन में है, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं z एक्सिस की तरफ, तो z एक्सिस की जो डायरेक्शन है इसको k यूनिट वेक्टर से लिखते हैं। DEC equal to 1 over 4 pi epsilon naught lambda ds into z divided by z square plus r square whole power 3/2 into k unit vector to find net electric field integrate above equation from 0 to 2 pi r। हाँ बच्चों, अगली बात जो है ना वो ये बन गई कि चूँकि हमने एक लेंथ एलिमेंट बनाया था, ये लेंथ एलिमेंट बनाया, इसके बाद आप एक और लेंथ एलिमेंट अगर काट लें इक्वल साइज़ का, उसके बाद फिर अगला लेंथ एलिमेंट इक्वल साइज़ के, अगर आप लेंथ एलिमेंट यहाँ पे बनाते जाएंगे और हर एलिमेंट का अगर चार्ज है dq, तो अगर आप यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करें, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस 0 है, तो जब ये घूम के पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो ये जो टोटल लेंथ आएगी ना वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए 0 से 2 पाई r क्या है, ये आपके पास लेंथ ऑफ सर्कल है, तो लेंथ के ऊपर हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो इसको आप इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रल DEC इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो इंटीग्रेशन लेंथ एलिमेंट पे है, तो बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट, लैम्डा z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2, साथ में k यूनिट वेक्टर लिख लें, इंटीग्रल 0 to 2 पाई इंटू कैपिटल R इंटू ds। तो डेरिवेशन इंटीग्रेशन कट गई, यहाँ से डेरिवेशन इंटीग्रेशन कट गई, तो बाकी वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटीग्रेट कर दिया है तो नेट हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू k यूनिट वेक्टर इंटू लेंथ एलिमेंट पे आपने इंटीग्रेशन पुट कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई r माइनस 0, और नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है इस ज़ीरो को ख़त्म कर देना है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 पाई r विच इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2 पाई r इंटू z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2, साथ में k यूनिट वेक्टर विच इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज ऑन सेंट्रल z एक्सिस। नेक्स्ट बच्चों, अब हम एक स्पेशल केस बनाएंगे।
और हमारा जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस ये है कि अगर हम ये सपोज कर लें कि ये जो पी पॉइंट है ये सेंटर से बहुत दूर है, जैसे जैसे पी पॉइंट सेंटर से दूर होता जाएगा ना तो ये आपके पास साइज़ छोटा होता जाएगा और ये जो रिंग है ये जस्ट लाइक एक पॉइंट जो है वो नज़र आएगी। और शुरू में हमने ये कहा था कि जब हम एक रिंग बनाएंगे तो इस रिंग पे जो चार्ज हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है टोटल चार्ज वो Q है। तो अगर हम इस पूरे रिंग की बात करें तो इस पूरे रिंग के लिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी बनेगी वो है लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2πr। तो अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो वैल्यू है लैम्डा इंटू 2πr जो है ये z के बराबर है, और सॉरी ये चार्ज Q के बराबर है। नाउ कंडीशन ये है, इफ़ z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, अगर z जो है ये डिस्टेंस रेडियस के मुकाबले में बहुत बड़ा हो, अगर ये वाला डिस्टेंस रेडियस के मुकाबले में बहुत बड़ा है, देन इग्नोर r, तो r को आप इग्नोर कर दें, दैट इज r अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, या इसको आप 0 के बराबर पुट कर दें तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड along z axis equal to 1/4 pi epsilon naught lambda into 2 pi r into z divided by z square plus r की जगह पुट कर देना है 0 होल पावर 3/2, और साथ में k यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड along z axis equal to 1/4 pi epsilon naught lambda into 2 pi r into z divided by z square whole power 3/2। तो स्क्वायर और अंडर रूट ये जो कट जाएगा, क्योंकि 1/2 आएगा ना तो अंडर रूट बनेगा, और उसके बाद जो है ना आपके पास ये एक z यहाँ पे z क्यूब बनेगा, तो z क्यूब के साथ जो है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग z एक्सिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2 पाई r इंटू z डिवाइडेड बाय z क्यूब, साथ में k यूनिट वेक्टर, ये एक z इससे कटेगा तो z स्क्वायर बना देगा। तो ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2 पाई r डिवाइडेड बाय z स्क्वायर, साथ में k यूनिट वेक्टर फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी of whole ring। तो as we know that linear charge density lambda equal to total charge per unit length, और लेंथ है 2 पाई इंटू r, 2 पाई r डिवाइड लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई लैम्डा इंटू 2 पाई r इक्वल टू q, और इसको आप पुट कर दें यहाँ पे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग z एक्सिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय z स्क्वायर इनटू k यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास ये पॉइंट बहुत दूर है तो ये जो आपके पास रिंग है ये जस्ट लाइक एक पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी, और अगर ये जस्ट लाइक एक पॉइंट चार्ज बिहेव कर रही है तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की थी किसी पॉइंट पे, और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो अब आपको ये 1/स्क्वायर की फॉर्म में आंसर मिलेगा। तो ये था जी बच्चों हमारा आर्टिकल, तो इसको आप जो है अच्छे से लर्न करें। थैंक यू वेरी मच।